गुड मॉर्निंग। तो कल सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी और आज देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले गणित से स्टार्ट करते हैं कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है और उसके सिलेबस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और मैथ में जो सिलेबस हम डिवाइड करते हैं वो सीटेट में जो क्लास 1 से 5 तक का है और 6 से 8 तक का है। ये सब को ध्यान में रखकर सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो ये सब दोनों एक साथ में पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग नहीं होगा। तो उसी में तैयारी दोनों की हो जाएगी साथ में ही। तो इसका सिलेबस देखते हैं कि कैसे बांटा गया है। तो अगर टेट की बात करें तो हम मैथ्स को अगर देखें तो इसको हम कुछ 5 या 6 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो पहला नंबर आता है अंक गणित का, दूसरा नंबर है बीज गणित का और तीसरा नंबर आता है रेखा गणित का और इसका अगर चौथा भाग देखा जाए तो उसमें वाणिज्य गणित को रखा जाता है। और पांचवा जो है सांख्यिकी, जिसे स्टैटिक्स भी बोलते हैं, और जो लास्ट पार्ट है वो अन्य। इन पांचों के अलावा जो कुछ भी छूटेगा उसे हम अन्य में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किसमें क्या क्या पढ़ना है या सिलेबस में क्या क्या डिजाइन किया गया है कि इसमें से क्या क्या तुमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंक गणित में क्या क्या है। अंक गणित में आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ना है कि संख्या है क्या और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या कह सकते हैं कि कौन किस प्रकार की संख्याएं रखी गई हैं। तो उसको अगर हम देखेंगे तो इसमें कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, उसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उसका जो जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब होता है उसकी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेचुरल नंबर हो गया या प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या इसमें आता है, पूर्णांक आता है और परिमेय और अपरिमेय और इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति में हमें इतना ही पढ़ना है और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और इसमें कह सकते हैं कि इनका जो संख्याएं है इनका जोड़ घटाव और गुणा भाग जो संक्रियाएं होती हैं वो सब हमें पढ़ना है। इनके बारे में कह सकते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब इसमें पढ़ना है। अंक गणित का अगर दूसरा भाग देखा जाए तो इसको पूर्णांक कह सकते हैं, यही वाला। इसके साथ में कह सकते हैं कोष्ठक भी है, कोष्ठक, और इसका जो जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब है, ये सब देखना है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक भी देखना है। इसमें प्रतिशत इसकी गणना करनी है। प्रतिशत में भिन्न भी आते हैं, इसका ध्यान देना, या अथवा करके लिख सकते हैं भिन्न, क्योंकि भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्गमूल, घनमूल, ये दोनों तो आते ही हैं। इसके साथ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वर्ग क्या है और घन क्या है। इसके बाद इसका अंत में देखते हैं घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी में ही वर्ग और वर्गमूल और घनमूल दोनों भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे करड़ी में वर्ग एवं घनमूल के अलावा भी कुछ और हम सीखेंगे। तो इसके बाद अंतिम में अंक गणित का अन्य देख लेते हैं। जो कुछ भी टॉपिक इससे बच जाएगा उसको हम वहां पे देखेंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो सिलेबस को डिजाइन किया गया है। दूसरे भाग पर अगर देखा जाए तो बीज गणित में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बीज गणित में सबसे पहला नंबर आता है सर्वसमीका। सर्वसमीकाएं है क्या, इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से करते हैं,
उसका अध्ययन यहाँ पे करना है। और दूसरा नंबर आता है बीजगणित। बीजगणित तो कह सकते हैं कि है क्या, इसका अवधारणा कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट। बीजगणित की अवधारणा कैसे ली गई है, कहाँ से आई है, चर एवं अचर राशियां क्या हैं, इसके बारे में देखना है। चर की घात क्या होती है और चर का गुणांक क्या है। और कह सकते हैं कि जो बीजीय व्यंजक आते हैं इसका गुणा और भाग जोड़ घटाव जो कुछ हमें देखना है वो यहाँ पर देखना रहेगा। कह सकते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा भाग जोड़ घटाव आदि और जो कुछ भी कर सकें। चर का गुणांक या कह सकते हैं कि जो बहुपद होते हैं उसका गुणांक हो जाएगा, घात हो जाता है। और इसी में आता है सजातीय एवं विजातीय पद। सजातीय एवं विजातीय पद आता है, व्यंजकों की डिग्री आती है जिसे व्यंजकों का घात कहते हैं। व्यंजकों की डिग्री या जिसे बोलते हैं व्यंजकों की घात। अब इसके आगे अगर देखें तो अभी तो केवल एक ही था, अब इसमें अगर 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा बीजगणित हो, कह सकते हैं कि अगर चर राशियां हो तो उसकी अवधारणा कैसे ली जाती है उसको देखना रहेगा। 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा। और इसी में आता है युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और तीसरा आता है रेखीय समीकरण। इन तीनों में अंतर क्या होता है जब यहाँ पे इसका नंबर आएगा तो वहां पे बताया जाएगा। अब इसका अगर तीसरा पार्ट देखा जाए जो अपनी सुविधा अनुसार बांटा गया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, तो अगर इसका तीसरा पार्ट देखा जाए, रेखा गणित आता है, इसमें पढ़ना है ज्यामिति। और ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है, आकृतियां पढ़नी है, जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आदि कर सकते हैं। आकृतियों के बारे में पढ़ना है एवं उनका पृष्ठ आकृति और उनका पृष्ठ दिखाना है। और इसके आगे देखते हैं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज या कह सकते हैं वृत्त आदि। और इसमें देखना है समांतर रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है, इसका यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। चतुर्भुज, त्रिभुज आदि की रचना, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम रेखा गणित में ही चले तो वृत्त के बारे में तो पहले ही पढ़ेंगे, लेकिन वृत्त के बाद आता है चक्रीय चतुर्भुज, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, इसके प्रगुण क्या क्या है या थ्योरम जिसे बोलते हैं, ये सब है इसमें। तो वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज ये है क्या,
अब देखते हैं वृत्त में मान लो चक्री चतुर्भुज हो गया, इसी में देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या है। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और इन सब के बाद नंबर आता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल कह सकते हैं या परिमिति भी आता है। सबसे पहले हम क्षेत्रफल से पहले परिमिति देखते हैं, परिमाप जिसे बोलते हैं, परिमाप या परिमिति। और परिमाप या परिमिति में पढ़ा जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग आदि। इसमें चतुर्भुज में आयत और वर्ग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आयत और वर्ग का अध्ययन हम अलग से करेंगे, तो यहाँ पे आयत और वर्ग को अलग से लिखा जा रहा है। अब देखते हैं अगला नंबर आता है अगला नंबर आता है क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसमें पढ़ा जाएगा केवल आयत और वर्ग का। अगर मान लीजिए त्रिभुज का भी आता है तो उसका भी अध्ययन कर लिया जाएगा। और इसके बाद क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रमिति बोलते हैं इसको, या अंग्रेजी बोलते हैं मेंसुरेशन। उसके बाद पढ़ते हैं आयतन। आयतन है क्या, धारिता क्या है, और घन और घनाभ क्या है। हमें रेखा गणित के अंतर्गत अध्ययन करना है। ज्यामिति एवं ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे उनकी आकृतियां एवं उनका पृष्ठफल निकालना है, कोण त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, और जो कुछ भी आकृतियां होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर समांतर रेखाओं की बात करें तो समांतर रेखाएं हैं क्या, उसके क्या क्या गुण है। और रेखा गणित में ज्यामितीय आकृतियां पढ़ना है एवं उनका पृष्ठ पढ़ना है, कोण त्रिभुज वृत्त और चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, समांतर रेखाएं पढ़ना है, उनके गुण क्या है, उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और उनसे जो आकृतियां बनाई जाती हैं उसको कैसे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और वृत्त के अगर देखें तो वृत्त में कई सारे गुण होते हैं, उसके कई प्रमेय हैं, उसको भी देखना है, और उसके साथ साथ चक्रीय चतुर्भुज देखना है, और उसकी जो स्पर्श रेखाएं होती है वो देखना है। और अगर आप बात करें तो परिमाप की, तो परिमाप में हमें देखना है त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, आयत का या फिर वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो परिमाप के बाद नंबर आता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल में हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग का। यहाँ पे वृत्त का पहले ही हो चुका होता है, या फिर वृत्त को भी यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। तो क्षेत्रफल आयत वर्ग त्रिभुज वृत्त या फिर समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो अगर बात करें आयतन क्या है, धारिता क्या है, घन और घनाभ क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। ये हो गया रेखा गणित तक का। तो अब देखते हैं कि जो अगला पार्ट है वाणिज्य गणित, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अगर यहाँ पे देखें वाणिज्य गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला नंबर आता है प्रतिशतता है क्या। सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे हम यहाँ पे प्रतिशत, और यहाँ पे हम अंक गणित में भी प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उसका जो प्रयोग होता है वो वाणिज्य गणित के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें प्रतिशतता पढ़ेंगे, लाभ और हानि क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, साधारण ब्याज क्या है उस पर संबंधित प्रश्न, उस पर चर्चा करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम यहीं पर अध्ययन करेंगे।
इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद इसी में पढ़ना है अनुपात, समानुपात, अनुपात समानुपात पढ़ना है। तो अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग से कर पढ़ना है, और वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़नी है। वस्तुओं के कहते हैं कि हम खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, तो उस पर ढेर सारे फार्मूलाज हैं, नियम है और लगाने के तरीके हैं, उसका अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। तो कर वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। और अगर बैंकिंग सेक्टर को अगर देखा जाए थोड़ी देर के लिए, तो बैंकिंग में क्या क्या आते हैं, मुद्रा है, मुद्रा वर्तमान मुद्रा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ी सी चर्चा पहले वाले भी कर लेंगे, लेकिन वर्तमान वाला ज्यादा पूछता है। तो वर्तमान मुद्रा इस पर देख लेंगे, बिल क्या होता है और कैश मेमो क्या है, और इस पर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी वाणिज्य गणित के अंतर्गत। तो वाणिज्य गणित के अंतर्गत सबसे पहले प्रतिशतता जानेंगे, लाभ हानि जानेंगे, साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, उस पर चर्चा करेंगे, अनुपात समानुपात के बारे में देखेंगे, कर और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है उस पर देखेंगे। बैंकिंग में अगर बात करें तो मुद्रा, जो वर्तमान मुद्रा है बैंकिंग प्रणाली के लिए, उसको देखेंगे। बिल और कैश मेमो की चर्चा यहाँ पे करेंगे हम। तो अगर यहाँ पे वाणिज्य गणित में इतना हमें पढ़ना है, तो इसके बाद अगर हम सांख्यिकी की बात करें, जिसे हम कह सकते हैं आंकड़े से संबंधित जो गणित होता है उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है सांख्यिकी में, अगर उस पर चर्चा करें तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सांख्यिकी में सबसे पहले आंकड़े होते क्या हैं और उनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो आंकड़े एवं उनका वर्गीकरण, और अगर मान लो वर्गीकरण के बाद उसका प्रस्तुतिकरण होता है, उसको हम दर्शाते कैसे हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, तो उसका प्रस्तुतिकरण। इसमें हमें पढ़ना है। और इसके बाद आता है इसी में पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ हो गया, माध्यिका, ये सब आंकड़े से ही संबंधित हैं। बहुलक, बारंबारता। तो आंकड़े में आंकड़े पढ़ने हैं, आंकड़े होते क्या क्या है, उनका वर्गीकरण पढ़ना है और उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है वो पढ़ना है। पिक्टोग्राफ क्या है, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक क्या है और बारंबारता क्या है, और उनको निकालने के जितने भी तरीके हैं वो सब यहाँ पे बताए जाएंगे। तो और आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में भी एक टॉपिक है रेलवे तथा बस की समय सारणी। और इसकी समय सारणी को दिखाते कैसे हैं रेलवे तथा बस की, और उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो यहाँ पे पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें डायग्राम की, तो इसमें पहला नंबर आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट है क्या, इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं ये यहाँ पे देखा जाएगा। दंड आरेख, जिसे बार डायग्राम भी बोलते हैं, इससे आप लोग परिचित होंगे बढ़िया से। और कुछ होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े या मिश्रित आंकड़े भी कहा जा सकता है, जिसमें कई आंकड़े एक साथ मिलाए गए होते हैं, वो अवर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत रखे जाएंगे। और उनका चित्र यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र। और इसी में सांख्यिकी के अंतर्गत ही पढ़ना होता है प्रायिकता ग्राफ। प्रायिकता जिसे हम संभावना भी बोलते हैं या प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है
और इसी में अगर देखा जाए तो दंड आरेख इसी के साथ एवं मिश्रित दंड आरेख, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। कार्तीय तल क्या होता है और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। अगर मान लो कोई भी बिंदु दिया है तो वो पूछता है कौन से प्लेन में स्थित है या कौन से पद में स्थित है, तो वो हमें यहाँ पे देखते हैं। ये इसको कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति भी कह सकते हैं। तो अगर अन्य की बात करें, जो जितने भी बच गए हैं अभी भी सिलेबस के अलावा, तो उसमें रह जाते हैं मापन समय का, कैलेंडर क्या है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, तौल उसकी माप कैसे करते हैं, भाजता क्या है, लंबाई एवं ताप, लंबाई का मापन कैसे करते हैं और ताप का मापन कैसे करते हैं। तो अन्य में इतना हमें पढ़ना है, बाकी और जो कुछ भी टॉपिक छूटा रहेगा उसका अध्ययन हम यहाँ पे करते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहला नंबर सिस्टम हम शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं अगर सबसे पहला नंबर सिस्टम अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है बताइए। प्राकृतिक संख्याएं जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसे कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो किसका जवाब आया है। ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका उपयोग हम गिनती करने में करते हैं। जैसे ये जीरो से शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम गिनती करते हैं तो जीरो से शुरू नहीं करते हैं, एक से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 अनंत। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के गुण के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। और अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। 9 नहीं होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, इसे हम पता नहीं कर सकते हैं। 9 से बड़ा है 11, 11 भी तो प्राकृतिक संख्या ही है। तो इसको हम कर सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कोई संख्या तुम लिखो उसमें से कोई +1 करके लिख दे तो तुम्हारी संख्या छोटी हो जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 होती है, और इनका जो प्रयोग होता है वो हम गिनती करने के लिए करते हैं। कुछ कोई भी चीज अगर हमें काउंट करनी हो तो उसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है क्या। पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं होल नंबर, और इसे हम W से दिखाते हैं। हाँ, तो पूर्ण संख्या क्या होगी।
अगर ये प्राकृतिक संख्या जो कुछ भी है इसी में अगर हम जीरो ऐड कर दें, जो पूर्ण संख्या है इसी में हम जीरो ऐड कर दें, जैसे 0 1 2 3 अनंत तक, ये पूर्ण संख्या हो जाता है। तो अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो वो होता है 0, और सबसे बड़ी संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, ये बनता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सही है या गलत? बोलो। हाँ, प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सही है या गलत? अरे उत्तर दीजिए, बताओ सही है कि गलत? क्या हुआ, जवाब नहीं आ रहा है किसी का? प्रश्न फिर से सुनिए। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बस इसमें केवल सही या गलत बताना है। देखिए, सभी पूर्ण संख्याओं की बात करें तो मान लो इसमें जीरो भी आ जाता है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम कोई भी अगर गिनना शुरू करते हैं तो शून्य से नहीं करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है या जो कथन है ये गलत है। अगर यही कथन इस तरीके से होता कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तब सही होता। ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है पूर्णांक। पूर्णांक होते क्या? अगर पूर्णांक की बात करें, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं और इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे ऐसा सोचो कि नेचुरल नंबर के लिए नियम से दिखाते हैं, होल नंबर के लिए डब्ल्यू से, तो फिर इंटीजर के लिए आई टी नहीं। तो ये जो जेड लिया गया है ये जर्मन शब्द है जेहलीन, जिसका अर्थ होता है गणना करना। उसी से लिया गया है। इसी से बनता है एक शब्द है जहल, जिसका अर्थ होता है संख्या। तो जो पूर्णांक है वो एक संख्या है, इसलिए यहाँ पे जो जेड है वो ये वाला जेड लिया जाता है। तो पूर्णांक को हम जेड से दिखाते हैं। और पूर्णांक होते क्या है? पूर्णांक वे होते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या है जीरो सहित, वो ये सभी तो धनात्मक होते हैं, उसी का ऋणात्मक भाग, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। तो ये जो सेट बनता है ये पूर्णांक का सेट बनता है, या जेड का, या कह सकते हैं इंटीजर का सेट बनता है। जीरो से प्लस वाला जितना भी है और जीरो से बाएं तरफ माइनस वाला जितना भी है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अगर जीरो से दाहिनी तरफ हम जितना दूर जाते जाएंगे वो संख्या उतनी बड़ी होती चली जाती है। जैसे अगर 2 के बाद 3 आता है तो 3 बड़ा है, 3 के बाद 4 है तो 4 बड़ा है।
ऐसे ही अगर हम जीरो से बाईं तरफ बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, तो जीरो से बाईं तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं या जीरो से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, संख्या का जो मान होता है वो कम होता चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो -1 और -2 में, तो ये जीरो के करीब -1 है और जीरो से दूर -2 है। तो इन दोनों में अगर बड़ा देखा जाए तो -1 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। तो इसमें से प्रश्न ये बनता है, और यही से एक कथन आता है, सत्य और असत्य के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सही है या गलत? या कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, चर्चा कीजिए। तो बताइए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सही है, गलत नहीं है। क्योंकि देखो, जो पूर्ण संख्या है जीरो से लेकर प्लस वाला, इधर ये भी इसमें शामिल है, केवल माइनस वाला नहीं। अगर इसी का उल्टा पूछता कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सभी पूर्णांक माइनस वाला भाग पूर्ण संख्या नहीं है। और इसी ऐसे ही पूछता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो यहाँ पर भी ये सही होता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, गिनती करने वाली संख्याएं हैं, वो सब के सब पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे अगर जीरो से इधर तक छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद नंबर आता है अपूर्णांक संख्याएं। तो अपूर्णांक संख्याओं को क्या कह सकते हैं? अपूर्णांक संख्याओं में जितने भी दशमलव संख्याएं आती हैं उन्हें अपूर्णांक कहा जाता है। सभी दशमलव संख्याएं, सभी दशमलव संख्याएं जो कुछ भी हैं वो अपूर्णांक होती हैं। अगर मान लीजिए 2.5 लिखा है, इसमें 2 तो पूर्णांक होता है, बाकी जो 0.5 है ये अपूर्णांक भाग होता है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि पूर्णांक और अपूर्णांक का योग हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक प्लस अपूर्णांक बराबर पूर्णांक। अगर दो कथन दिया जाए, ये पहला है ये दूसरा है, पूर्णांक प्लस अपूर्णांक बराबर अपूर्णांक, इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि पूर्णांक और अपूर्णांक, अगर दो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक, दोनों का अगर योग निकाला जाए वो अपूर्णांक, वो पूर्णांक होता है।
पूर्णांक और अपूर्णांक का योग जो है अपूर्णांक होता है। ये दोनों कथन है, इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है केवल दो। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा सही है बताओ? कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब नहीं आ रहा है। क्या हुआ? चलिए, इसमें से जो ऑप्शन ए कह सकते हैं कि जो कथन एक है ये गलत है, क्योंकि अगर कोई पूर्णांक है दो और इसमें अगर हम अपूर्णांक जोड़ते हैं 0.4, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 2.4, जो कि एक अपूर्णांक है। जितनी भी दशमलव संख्याएं होती हैं वो सब अपूर्णांक होती हैं। तो दशमलव संख्याएं, अब यहाँ पे पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों को जोड़ते हैं तो दशमलव संख्या मिलती है, तो जो अपूर्णांक होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दो यही सही है, बाकी सब गलत है। तो अपूर्णांक, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जब वहां पे होगा, देखते हैं। इसमें देखना है कि जो पूर्णांक, जो दशमलव संख्याएं होंगी, कोई भी दशमलव संख्या हो, सब अपूर्णांक होंगे। तो अपूर्णांक के बाद अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसे हम क्यू से दिखाते हैं। क्यू का मतलब होता है कोशेंट। तो यहां से क्यू लिया गया है क्योंकि रेशनल नंबर के लिए आर तो है, लेकिन जो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर, उसके लिए आर दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पे रेशनल नंबर की जगह हम क्यू लिखते हैं। तो रेशनल नंबर होता क्या है? तो परिमेय संख्या होने के लिए तीन शर्तें हैं। पहली शर्त होती है कि हम वो जो संख्या है वो पी बटा क्यू, या कह सकते हैं अंश और हर के रूप में लिखी हो। अंश और हर के रूप में। और इसकी जो दूसरी शर्त होती है, हर जो है क्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए। और जो इसकी तीसरी शर्त होती है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर पी और क्यू दोनों में से पूर्णांक नहीं है कोई भी, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अब देखते हैं, जैसे 1/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, आदि कर लेते हैं। जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सब रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती है। तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, सही है या गलत? बताइए, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं।
परिमेय संख्याओं के लिए 3 शर्त है। पहली शर्त ये है कि उसे p बटा q के रूप में लिखा होना चाहिए, अंश और हर के रूप में, और जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, या फिर -1 -2 -3 कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी शर्त होती है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब यहाँ पे 0 वाला शर्त छोड़ दो, 0 के हटा के बाकी कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं p और q दोनों की जगह। तो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब यहां से अगर हम ऐसा देखें तो अगर इन सबको मिलाया जाए तो जितना भी जो पूर्णांक है सब के सब परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि सबके बटे 1 है। 0 भी परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे अगर 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि शर्त यही है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या में सबके सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना रहेगा कि बटे 0 नहीं होना चाहिए, बटे 1 हो सकता है। तो अगर पूर्णांक से एक प्रश्न ये भी आता है कि 0 ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, 0 एक धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है? शून्य एक धनात्मक है या ऋणात्मक है? जो शून्य को यहाँ पे बांटा गया है वो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। हाँ, अब ध्यान देना, शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि अगर शून्य के आगे हम प्लस लगाते हैं तब भी शून्य ही मिलता है, अगर माइनस लगाते हैं तब भी माइनस ही मिलता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको ना ही धनात्मक माना गया है और ना ही ऋणात्मक माना गया है। तो अब देखते हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो अपरिमेय भी होगी। तो अपरिमेय को हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर अपरिमेय देखा जाए, अगर हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या में या इरेशनल नंबर में ऐसा होता है कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होता है कि p और q पूर्णांक नहीं होने चाहिए। उसमें से जरूरी नहीं है कि दोनों पूर्णांक ना हो, एक पूर्णांक नहीं होगा तब भी हो जाएगा। या कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्या ऐसी होती है कि जिनको हम पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर अपूर्णांक की बात करें तो अपूर्णांक में दशमलव वाली भी संख्या आती है, लेकिन दशमलव वाली संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। जैसे अगर अभी उदाहरण लिए थे 2.5, ये तो दशमलव संख्या है या अपूर्णांक तो है, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसको लिखना हो तो 25/10 हम लिख सकते हैं। ये भिन्न के रूप में होगा तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं कि जिन्हें हम पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अगर देखा जाए 2, √2, √3, √5, अगर इसमें से √4, इन चारों से अगर पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है?
अगर देखा जाए तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? जो चौथा है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल अगर निकालना हो तो 4 का हो जाएगा 2। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते हैं, वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इन सब के बाद नंबर आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय ये सब सम्मिलित किए जाते हैं, उससे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संक्रियाएं आसानी से कर सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। ये बराबर होगा जितना भी पूर्णांक है, -1, -2। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या भी है। दशमलव वाली भी संख्या हो सकती है इसमें। ये वास्तविक संख्या होता है। अब यहां से अगर प्रश्न पूछा जाता है, अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए कि 2 पूर्णांक है या 2 परिमेय संख्या है, प्रश्न ये पूछता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। अपरिमेय के लिए भी पूछता है और परिमेय के लिए भी पूछता है। बताइए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, 1/2 और 2/3, इन दोनों परिमेय संख्या है अंश और हर के रूप में। दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? इन दोनों के बीच में अब परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत परिमेय संख्या मतलब यहाँ से होता है कि 1/2 और 2/3 के बीच में उसका मान होना चाहिए, अर्थात 1/2 से ज्यादा हो, 2/3 से कम हो, वो कोई भी हो सकता है। कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। और वो डिपेंड करता है, अगर पूछा जाए कि 5 परिमेय संख्या बताओ तो आप निकाल सकते हैं। अगर इसको एक कह सकते हैं कि अगर वेन डायग्राम बनाया जाए, वेन आरेख बनाया जाए, तो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं कि सभी संख्याएं उसमें शामिल हो जाए। तो सबसे छोटी जो संख्या है, संख्याओं का समूह है, सबसे छोटा समूह कौन सा है? संख्याओं को जो हम अभी बांटे हैं उसमें सबसे छोटा समूह किसका है? चलिए, जो संख्याएं अभी हम बांटे हैं उसमें सबसे छोटा समूह प्राकृतिक संख्या का है। शून्य नहीं है, शून्य से भी छोटे होते हैं। -1 जो है वो शून्य से छोटा होता है। तो अगर हम एक वेन डायग्राम या वेन आरेख बनाएं तो सबसे
छोटा नंबर होता है नेचुरल नंबर सेट या प्राकृतिक संख्या का जो समूह होता है सबसे छोटा होता है। अगर इसमें हम एक जीरो ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। और पूर्ण संख्या का अगर ऋणात्मक भाग भी अगर हम देखें तो वो बनता है इंटीजर पूर्णांक, जिसे हम जेड से दिखाते हैं। और पूर्णांकों को अगर अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो वो हो जाते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम क्यू से दिखाते हैं। और परिमेय संख्या और इन सबको अगर हम चारों को मिला दें तो सबसे ऊपर बनता है वास्तविक संख्या। अब अगर इस डायग्राम बनाया गया है तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्याएं हैं और इसमें अपरिमेय भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं परिमेय और अपरिमेय, और उसके अंतर्गत आएगा पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो इसको कुछ इस तरीके से बना लीजिए। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं। जैसे शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। दूसरा अगर देखा जाए तो पूर्णांक के दो भाग होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तथ्य, अगर तथ्य की बात करें तो इसमें देखा जाएगा पूर्णांक के दो भाग होते हैं। पहला हो गया धनात्मक, जिसे दिखाते हैं जेड प्लस से। इसमें आते हैं 1 2 3 अनंत तक, जितना भी पूर्ण संख्या है सब जीरो को छोड़ के कह सकते हैं कि केवल प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा होता है ऋणात्मक, जेड माइनस, इसमें आता है -1 -2 -3 माइनस अनंत। तो यहाँ पे देखो धनात्मक अगर पूर्णांक की बात करें तो उसमें भी जीरो नहीं है, और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो उसमें भी जीरो शामिल नहीं है। तो इन दोनों से अगर हम देखा जाए कह सकते हैं कि शून्य ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो अब यहां से देखो, अगर एक प्रश्न तरीके से पूछा जाए कि धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से सुनिएगा, धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो अगर इसमें सही पूछा जाए तो क्या कह सकते हैं? एक बार फिर से, धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, बताइए। तो और अब यहाँ पे देखो सही है, होते हैं। धनात्मक जो पूर्णांक आते हैं इसमें जीरो नहीं है, जीरो के लिए अभी लिखे हैं, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। तो जो धनात्मक संख्या, जो धनात्मक पूर्णांक है वो एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 जो गिनती करने वाली संख्या है वही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो सब के सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप गलती नहीं करिएगा,
जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अब देखते हैं अगर इंटीजर है तो नॉन इंटीजर ही, नॉन इंटीजर को हम, जो नॉन इंटीजर है या अपूर्णांक दशमलव संख्या है उसको हम अंश और हर के रूप में बदल, और उसको जो बदलने के नियम है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे अगर हम देखते हैं दो हुए हैं, अगर देखा जाए एक संख्या आता है पाई, ये तीसरा है, और एक आता है 22/7, और सामान्यतः हम पाई बराबर 22/7 ही मान रखते हैं। तो अब यहां से अगर देखा जाए पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, और इसमें से पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, चार ऑप्शन दे देगा, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक संख्या है। तो अगर यहाँ पे पाई का मान कहीं कहीं रखते हैं 3.141 और कहीं कहीं रखते हैं 22/7, तो अगर पाई केवल पाई ही लिखा गया है तो अपरिमेय होगा, और यदि 22/7 पाई की वैल्यू रखी गई है तो वो परिमेय होगा, और अगर कहीं 3.141 कुछ इस तरीके से लिखा गया है तो ये अपूर्णांक होगा। तो इसमें ध्यान देना, अगर केवल पाई लिखा है तो अपरिमेय होगा, 22/7 लिखा है तो परिमेय होगा, और 3.141 लिखा है तो अपूर्णांक होगा। अगर जीरो के बारे में तो लिख ही चुके हैं कि ये ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, तो इसमें एक आता है संख्या एक, ये अगर भाज्य भाग की बात करें तभी इसको बाद में देखते हैं, अभी यहाँ से रहने देते हैं। चलिए इस तथ्य में केवल 4 ही, बाकी अभी और संख्याओं के बारे में जानते हैं कि संख्याओं की प्रकृति कैसी होती है, तो वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था जो संख्याएं हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। अब अगर संख्याओं की प्रकृति देखी जाए या नेचर कह सकते हैं, नेचर ऑफ नंबर, तो उस पर हम कह सकते हैं कि संख्याओं को बांटा जाता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य, और पहले हम सम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। सम संख्या है क्या, बताएंगे कोई? सम संख्या है क्या? इसमें एक आता है सह अभाज्य संख्या। चलिए इसमें आता है, चलिए दिखाते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इन पांचों में से कोई भी है तो वो सम संख्या होगी। अगर इन पांचों के अलावा
कोई भी हो तो वो सम संख्या ना होकर विषम संख्या हो जाती है। अगर विषम, इसको बोलते हैं इवन नंबर, और ये होता है ऑड। तो अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो कुछ भी बचता है 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7 और 9, ये जो 5 है, अगर इकाई के स्थान पर 1, 3, 5 या 7 या 9 हो तो वो संख्या विषम संख्या हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर, और कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि सम संख्या अगर उनसे पूछा जाए तो पहला जवाब आता है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये भी सही है, लेकिन अगर बड़ी संख्या दी हो तो कैसे पहले भाग करेंगे तब बताएंगे 2 से विभाजित हो रही है तो ये सम संख्या है। तो सबसे पहले उसको केवल हमें इकाई का स्थान देखना है। इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, इनमें से कोई एक, तो वो विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या 2 से नहीं विभाजित होती है। तो अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका 1 से नहीं, जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड किया जा सके, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। तो अगर भाज्य संख्या की बात करें, 1 और स्वयं और अन्य, 3 संख्याओं, कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित अगर है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं आती हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है। अब देखो यहां से एक फैक्ट निकल के आता है, एक जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक है ना ही ये भाज्य की परिभाषा पूरा करता है और ना ही अभाज्य की परिभाषा पूरा करता है। जैसे देखते हैं, एक से विभाजित होना चाहिए और स्वयं से ही भी विभाजित होना चाहिए, दोनों का हो गया एक। और तीसरी बात करें तो स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। एक ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से ही विभाजित होती है, तो इसमें केवल एक ही रहता है, इसलिए इसे भाज्य और अभाज्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इसके बाद नंबर आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है, ये जोड़ा होता है, अलग अलग संख्याएं नहीं होती है। अगर इसमें जोड़ा देखा जाए, संख्याओं का वह जोड़ा होता है, वह जोड़ा जिसमें केवल एक गुणनखंड के रूप में दोनों में शामिल हो। दोनों में शामिल हो। जैसे अगर हम कोई भी जोड़ा ले लेते हैं, 4 और 5, 2, 3, 4, 8, 6, 3, 12, 11। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सह अभाज्य जोड़ा है। अगर 4 और 5 की बात करते हैं तो 4 का गुणनखंड हो जाता है 1 गुणे 2 गुणे 2। 5 का होगा 1 गुणे
5। अब इन दोनों में देखते हैं कि अगर हम गुणनखंड देखते हैं, इसका 2 गुणे 2 है और इसका 5 है, तो केवल एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में है, तो इसलिए ये सह अभाज्य जोड़ा है या सह अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही अगर 2 3 में देखते हैं तो 2 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 2 और इसका 1 गुणे 3, दोनों में एक शामिल है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं या जोड़ा है। और 12 का हो जाएगा 1 गुणे 4 गुणे 3 और 11 का 1 गुणे 11 ही होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 और 1 दोनों में है, जबकि यहाँ पे 4 3 इसमें नहीं है, इसमें केवल 11 है, तो ये सह अभाज्य जोड़ा कहलाएगा। अब अगर हम चर्चा करें 8 4 और 8 के बारे में, तो 4 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 और 8 का देखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखते हैं कि दोनों में एक तो है, लेकिन सह अभाज्य के लिए केवल गुणनखंड आना चाहिए एक, बाकी कोई भी कॉमन ना हो, सब अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 यहाँ पर एक के अलावा भी शामिल है, तो इसलिए यह सह अभाज्य जोड़ा नहीं रह जाता है। तो अब देखते हैं, जैसे अब अगर 6 और 3 की बात करें तो 6 और 3 अगर इसका गुणनखंड अलग अलग करते हैं तो इसका होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 और 3 का होगा 1 गुणे 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब गुणनखंड किए हैं तो 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, तो यहाँ पे अगर हम सहभाज्य जोड़े की बात करते हैं तो उसमें केवल एक कॉमन होना चाहिए, जो एक गुणनखंड है एक के रूप में वही कॉमन होना चाहिए। जैसे 4 और 5 में कॉमन 1 है, बाकी 2 गुणे 2 और यहाँ पे 5 ये दोनों नहीं है, इसको हम निकाल देते हैं, केवल एक बचा है, तो ये सह अभाज्य जोड़ा है। और ऐसे ही 2 और 3 की बात करें तो 1 और 1 इसमें भी शामिल है, दोनों में 2 और 3 दोनों का अलग अलग है, केवल एक ही है, तो ये सह अभाज्य जोड़ा हो जाएगा। इसमें देखते हैं 12 और 11 में, 12 का गुणनखंड करते हैं 1 गुणे 4 गुणे 3, इसमें भी 1 है और 1 गुणे 11 में भी 1 है, तो दोनों में 1 1 है, इसलिए सह अभाज्य जोड़ा हो जाता है। तो अब देखते हैं कि सह अभाज्य जोड़ा में होने के लिए केवल एक होना चाहिए दोनों में। अगर वही चीज 4 और 8 के साथ देखते हैं तो इसमें 1 गुणे 2 गुणे 2 है, तो इसमें 1 भी है और 2 गुणे 2 भी है। और इसमें देखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 3 बार किया गया है। इसमें इन दोनों में एक तो है, लेकिन एक के अलावा और भी 2 हैं, तो इसलिए ये सह अभाज्य जोड़ा नहीं रह जाता है, क्योंकि जो शर्त है उसमें एक केवल एक होना चाहिए गुणनखंड के रूप में, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये सह अभाज्य जोड़ा या सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर 6 3 में अगर इसे देखते हैं तो 6 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 और 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3। तो अब यहाँ पे 1 और 1 दोनों में है, लेकिन 3 भी आ गया है, तो इसलिए सहभाज्य जोड़ा नहीं रह जाता है। तो ये प्रकृति के अनुसार है। इसमें सम संख्या के अंतर्गत जो शून्य है, शून्य एक सम संख्या है, ऐसा है, शून्य सम संख्या है, और एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ये तो बताया ही हूं। अब इसके बाद अगर अभाज्य संख्या को हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं तो 1 से 100 तक अगर हम देखें तो उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बताएंगे? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे या विभाजित ना हो, तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो बताइए 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं? एक से 100 तक कितनी अभाज्य
अभाज्य संख्याएं हैं। एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? चलिए बताते हैं। 1 से 100 तक का 50 तो सम संख्या है और 50 विषम संख्या होती है, और जो अभाज्य संख्या होगी वो सम संख्या तो हो नहीं सकती सिवाय एक के। दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या, इकलौती सम संख्या है जो कि अभाज्य है। तो अगर अभाज्य संख्याओं को अगर हम 1 से 100 तक देखें तो कुल 25 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कुल 25 संख्या है। कौन कौन सी है? एक के लिए तो बता ही चुके हैं, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है, तो एक को हम छोड़ देते हैं। 2, 3 या ऐसे भी कर सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41, 45, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87 और 97। कुल 25 संख्याएं होंगी। 4, 4, 8, 11, 15, 3, तो जितनी भी अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक की कुल 25 होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41, 43 और 47। ये 50 तक का है। कितना? अगर इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाए तो 1 से 50 तक कुल 15 और बचता है 51 से 100। 51 से 100 तक कुल 10 संख्याएं होती हैं। तो 25 यहाँ से कह सकते हैं कि 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें अगर पूछ लेता है कि सबसे बड़ी अभाज्य नहीं सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या की बात हो रही है, बताइए। जो अभाज्य संख्याएं अगर हम बनाते हैं उसमें एक इकलौती ऐसी संख्या है जो कि सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं सब के सब विषम होती हैं। सम अभाज्य
संख्या। अगर सबसे बड़ी की बात करें तब भी दो ही, और सबसे छोटी की बात करें तब भी दो ही रहेगा। तो दो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब ये सब विषम है। अगर कोई भी सम संख्या दो के अलावा लेते हैं वो दो से विभाजित हो जाती है, तो वो विभाजित, और वो विभाग, तो वह अभाज्य संख्या नहीं रह जाती, वह भाज्य हो जाती है। चलिए, ये हो गया संख्याओं के बारे में थोड़ा सा परिचय, और उसका उपयोग कह सकते हैं कि उसके बारे में थोड़े से तथ्य, कौन कौन से कैसी संख्याएं होती हैं। तो इसका जोड़ घटाव गुणा भाग आदि जो है वो हम सरलीकरण में पढ़ेंगे। जब सरलीकरण वाला टॉपिक चलेगा तो वहां पे हम पढ़ेंगे तो उसको जोड़ते कैसे हैं या उनका गुणा कैसे करते हैं, घटाव जो नियम चलते हैं वो उसकी चर्चा वहां पे करेंगे। अभी तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर हम भाज्यता चेक करनी हो कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए कैसे हम चेक कर सकते हैं बिना भाग किए, और क्योंकि हमें भाग ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है, तो इसलिए हम केवल अगर संख्या को देखना हो या एक लाइन में चेक करना हो कि किससे विभाजित होगी, तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि 2 से लेके 11 तक जितनी भी संख्या है उन सबसे कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, क्योंकि 11 से ज्यादा अभी तक कभी पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, तो हम 11 तक ही देखते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए, ये छोटा सा टॉपिक है और सबसे आसान पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बस उसको कह सकते हैं कि रिवाइज करना है या थोड़ा सा और बढ़िया से याद करना है ताकि एग्जाम में आ जाए। क्योंकि जो कक्षा 1 से 5 तक का है उसमें गणित सबके लिए है, अनिवार्य है, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि भाज्यता की जांच करना। भाज्यता की जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। एक से तो करना ही नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, केवल इन्हीं 10 संख्याओं को ही हमें देखना है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए अभी कल से शुरू होगा, आज केवल मैथ ही है, और बाकी कल से जो है मैथ और एक दूसरा सब्जेक्ट सोच रहे हैं ज्योग्राफी शुरू करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कल क्या शुरू करते हैं। तो आज केवल भाज्यता की जांच देखेंगे, बाकी जो कुछ भी होगा कल से शुरू करते हैं। तो भाज्यता की जांच अगर हमें करनी है तो इन 10 संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी वाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ संख्याओं की जो प्रोसेस होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, तो हम देखते हैं। तो आज हम केवल सम संख्या जो इसमें आ रही है उसका देख रहे हैं, 2, 4, 8, ये हो गया। अगर इसको अलग अलग कर ले, दूसरा होता है 3, 9, और इसमें से बचा है 6, 7, 5, 7 और यहाँ पे 10, कौन सा एक छूटा है? 3, 2, 5, 4, 9, 11। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा किसमें किसमें होगा। तो अगर हम 2, 4, 8 की बात करें, तो अगर केवल हम 2 की बात करते हैं तो 2 के लिए इकाई का अंक इकाई का अंक 2 से भाज्य। अगर 2 से भाज्य कौन कौन सा होगा? 0, 2, 4, 6 और 8। इन 5 में से कोई भी है तो वो 2 से विभाज्य होगा।
और अगर 4 से देखें तो इकाई प्लस दहाई, इन दोनों से जो संख्या बनेगी दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए। जैसे एक संख्या अगर हम लेते हैं 214 है, ये तो 2 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक जो 4 है ये 2 से विभाजित हो रहा है। तो अब 4 से अगर देखते हैं तो 2 अंकों से बनी जो संख्या बनानी है वो इकाई और दहाई होनी चाहिए। तो इकाई है 4 और दहाई है 2। ये 14 जो संख्या बन रही है ये 4 से विभाज्य नहीं होती है, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर यही संख्या मान लीजिए 204 होती या 224 होता, कुछ इस तरीके से, तब ये जो 04 हो रहा है ये 4 से विभाजित हो रहा है, और इसमें जो 24 बन रहा है ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से। तो अगर 8 की बात करें तो 8 के लिए हम देखते हैं इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा, या कह सकते हैं कि इसमें जो संख्या दी रहेगी बड़ी सी, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें देखेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को मिला के जो संख्या बनेगी वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या बन रही है 888, ये 8 से विभाजित होगी, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर यही लिखा होता 818, इसमें जो 818 है ये 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ये जो संख्या होगी 8 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ से कह सकते हैं से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 और 4 8 के लिए सबके लिए एक ही काम करना है। अगर 2 की बात करें तो 2 के लिए इकाई का अंक, और 4 के लिए इकाई और दहाई दोनों का अंक, 8 के लिए इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक। तो ये देखना रहेगा, इसको इसलिए हम कैटेगरीवाइज कर दिए क्योंकि ये दोनों में तीनों में एक ही काम करना रहेगा, इकाई इकाई दहाई और इकाई दहाई सैकड़ा 3, ये सब देखना रहेगा। तो 3 और 9 इसको कल बताएंगे। 5 और 10 का आप देख लेते हैं। कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित हो रही है तो उसके लिए होना चाहिए इकाई का अंक 0 या 5। इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, इन दोनों में से कोई भी एक है, तो ये संख्या कोई भी संख्या वो 5 से विभाजित होगी। और उसके बाद देखते हैं 10 का। 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो अब बचते हैं 3 9 6 7 और 11, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 10 बजे।